चलो, मनुष्य में आज हम लोग को पढ़ना है, कल पढ़े भी थे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सुनो, पहले कुछ बातें देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए लिंग गुणसूत्र होता है। सब लोग समझते हैं ध्यान से। लिंग गुणसूत्र पाया जाता है ना जी। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कल मैंने बताया भी था आपका पुरुष का नाम सुना है, और स्त्री। तब पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है एक्स वाई, और स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स। यहाँ से दोनों मान लीजिए एक्स बाहर निकल गया, फिर आपका वाई बाहर निकल गया, फिर यहाँ से एक्स बाहर निकल गया, यहाँ से एक्स आपका निकल गया। अब एक्स जा कर के एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स एक्स। फिर यही एक्स जा कर के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स एक्स। फिर ये वाई जा कर के एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा, और फिर आपका ये जाकर मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स वाई बनेगा। बताओ, अपन क्या लिंग का निर्धारण हो गया। देखो, हम आपको बता दें कि जो मनुष्य का गुणसूत्र होता है वह विषम युग्मकी होता है। कौन होता है? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी इसलिए होता है क्योंकि ये अलग अलग होता है। और जबकि स्त्री जो होती है उसका क्या होती है? सम युग्मकी होता है, एक्स एक्स होता है। तो बताओ, एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। तो सुने इधर, वो बंद कर पड़े। देखो, एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। हाई एक्स एक्स क्या है? लड़की। हाई एक्स वाई है तो क्या है? लड़का। हाई एक्स वाई है तो क्या है? लड़का। तो ये लड़की, हाई लड़की, हाई लड़का, हाई लड़का। बता दो सब लोग, बोलो, समझ में आया? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण ऐसा ही होता है। कोई पूछ दे आपको कि नर विषम युग्मता किसे कहते हैं? नर विषम युग्मता के बारे में तो समझो। याद बा, विषम युग्मता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे एक्स वाई, नर में अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है ना जी। एक्स वाई सब लोग समझो, नर में अलग अलग गुणसूत्र एक्स वाई, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? विषम युग्मकता। विषम युग्मकता। एक होता है मादा सम युग्मता। मादा सम युग्मता, तो मतलब वही कि सम का मतलब क्या होता है? एक समान। तो एक्स एक्स पाया जाता है। मानी जान जाना कि पुरुष में माने मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है भाई? मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है, नर। क्योंकि इसमें अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ में आया? जैसे कहला का मतलब बा कि अगर औरत है तो उसमें केवल एक्स एक्स ही पाया जाता है, वो कुछ ना कर सकेले, वो तो खाली वेट करती है कि आइए ना, आइए आपका कौन आ रहा है। अगर पुरुष के जाके एक्स मिल गया तो समझा लड़की, फिर मान लो लड़की, वाई जाकर के मैच किया उससे तो लड़का, एक्स वाई होगा तो लड़का। लड़की क्या कर सकती है? स्त्री क्या कर सकती है? उसके बाद भगवान दे दिए, दूगो लेकर बैठो रहो, बैठी हुई है और वेट कर रही है, वेट करिए कि कहाँ आ रहा है आपका, जो जाएगा उससे मैचिंग करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? वाई मैचिंग करें हमसे? अभी नहीं, मैं शादी के बाद तो वाई मैच करता है ना, तब आपका क्या होता है? लड़का होता है। चलो बता सकते हैं इसको, बोलिए। अब आइए, तन सुनो ध्यान से बाबू। अब हम आपको बताते हैं, जानते हो क्या? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण सुनो ध्यान से। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। मधुमक्खी देखे है ना? मधुमक्खी से आपको शहद मिलता है, याद करिए। मधुमक्खी से क्या मिलता है? तो पहले अब जो बात होगी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण सुनो ध्यान से सब लोग। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पहले हम बता दें। मधुमक्खी जो होती है 3 प्रकार की होती है। मधुमक्खी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? जो पहला होती है ना, उसको कहते हैं रानी मक्खी या मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी कह दो, मधुमक्खी। इसमें जो होता है ना गुणसूत्र ट्रियन के रूप में होता है, 32 गुणसूत्र इसके अंदर उपस्थित होता है। रानी के बाद दूसरा जो होता है श्रमिक होता है ना जी, श्रमिक मधुमक्खी। ये भी जो होती है ट्रियन होती है, इसकी भी संख्या 32। और तीसरा होता है ड्रोन या नर। इसमें मात्र यन होते हैं, माने 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो ये द्विगुणित होती है। बात समझे तनी? मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक देख रहे हैं रानी मधुमक्खी, जो कि द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब ये होता है कि इसमें ट्रियन पाया जाता है और गुणसूत्र होते हैं 32। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो भी द्विगुणित होती है, इसकी भी संख्या होती है 32। ड्रोन या नर जो होते हैं इसमें क्या होता है? 16 होता है। तो देखो क्या होता है कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा ना, यहाँ ले लो, मान लो श्रमिक है, चाहे रानी ले लो, रानी मधुमक्खी ले लो। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। खूब ध्यान से समझना ये पाठ को, ठीक है?
और इधर क्या लेंगे आप, ड्रोन ले लो या नर कहिए, नर या ड्रोन ले लो। तो आप बताइए, तुम लोग खूब ध्यान से देखना, इसमें कितना होता है, 2n है, इसमें क्या n है, तो इसमें कौन विभाजन होगा मालूम है, अर्धसूत्री विभाजन। तो दो भाग अर्धसूत्री में होता है ना, तो ये को n में बट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, n में बट गया। अगर अगर सुन लो, पहले अर्धसूत्री विभाजन का ये मतलब होता है ना कि जो भी चीज़ होगा आधा आधा में बढ़ जाएगा। 2n है तो n हो जाएगा, अगर यहाँ 32 लिखते तो 16 16 बदल जाता। तो अगर इसमें जनन नहीं होता है तो ये जो बनेगा नर बनेगा, क्या बनेगा, नर। और इसमें कौन सा विभाजन होता है बाबू, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब जैसा है वैसे ही बनेगा, समसूत्री का मतलब है जैसा है वैसे ही बनेगा, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ किसका निर्माण होगा, यन का। किसका निर्माण होगा, यन का। तब सुनो, ये यन बना है, ये भी जा रहा है यन, ये भी जा रहा है, यहाँ पे भी यन है, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 2n। तो 2n का मतलब क्या बना है, या तो रानी मधुमक्खी बनेगी, या तो रानी मधुमक्खी बनेगी, या तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी। कौन बनेगी, श्रमिक मधुमक्खी। बोले गौर पर देखिए बाबू, हमें बोलने का मौका मत दीजिएगा, किसी को दुख लगेगा आपको, इसलिए आप देखते रहिएगा, हम भी नहीं चाहते हैं बोलना। क्या हुआ, ये आपके पास रानी मधुमक्खी है और यहाँ पर क्या है, नर है। आई नर और मादा होगा तभी ना जनन होगा भाई, 2n इसमें होता है, आप देख ही रहे हैं, इसमें यन होता है और तो सूत्री विभाजन होता है। आई 2 भागों में 2n बढ़ते हैं, यन और यन। अगर यन में जनन नहीं होता है तो ये क्या बन जाएगा, नर। कहा कि जनन ही तो मैच कर जाएगा, अकेले रहेगा तो नर बनेगा, क्योंकि नर के लिए यन चाहिए, नर के लिए यन चाहिए, यन है तो नर। अब ये जो यन होगा वह जो नर आ रहा है, नर, इससे आपका क्या होगा, क्रिया करेगा, जनन करेगा तो 2n हो जाएगा। तो 2n बनेगा तो श्रमिक मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी। क्यों कह रहे हैं ऐसा, श्रमिक या रानी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2n है और यहाँ पर भी क्या है, 2n है। जहाँ जहाँ पर 2n आएगा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि रानी मधुमक्खी कहिए या इसी को हम लोग क्या कहिए। बोलो, सब लोग समझ में आ जाए, इतना बता सकते हैं। तो रानी मधुमक्खी के जो मधुमक्खी होती है उसमें लिंग निर्धारण इसी तरीके से होता है। चलो आगे बढ़े का हम लोग। अगला जो आपके पास टॉपिक एक है, शायद पक्षियों में कैसे आपका लिंग निर्धारण करेंगे। पक्षी हुआ, चाहे मछली हुई, चाहे कीट हुए, चाहे मान लो तितली वगैरह होती है, उसमें कैसे लिंग निर्धारण होता है। समझ रहे हैं, समझ में आया। 2 लिंग निर्धारण पढ़ा दिए, मनुष्य में और किस में, मधुमक्खी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। रानी मधुमक्खी, उसमें 2n, वो द्विगुणित होती है, 2n का मतलब द्विगुणित। एक क्या होता है आपका, एक आपका श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, इसके लिए भी 2n होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ड्रोन होता है तीसरा का। चलिए आइए, पक्षियों में या फिर कहिए कीटों में, या फिर कहिए कुछ मछलियों में, सब में नहीं, कुछ मछलियों में, या फिर कहिए कुछ कशेरुकियों में। कशेरुकी का मतलब होता है ना, कुछ मान लिखिएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, कुछ कशेरुकियों में। और क्या हो सकता है, तितली में। किसमें, तितली में। तितली में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण आपको लिखाया गया है। अच्छा देखिए, आप लिखे होंगे ZW और ZZ, ZW और ZZ, यानी इसमें जो होती है ना, मादा ये होती है और नर ये होता है। नर में सेम होता है, देख लीजिए एक बार, नर में क्या होता है, सेम। जैसे अगर इन सभी के पक्षियों की बात करेंगे, चाहे मान लो तितली एक ले लिए, तितली पकड़िए उसमें से तितली, तो उसमें नर में न जो गुणसूत्र होता है सेम होता है, ZZ मान लिया गया इसको। क्या मान लिया गया, ZZ। और जो मादा होती है उसमें ZW पाया जाता है, माने पुरुष के विपरीत, पुरुष के विपरीत। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में नर में XY होता है, अलग अलग होता है, और स्त्री में क्या होती है, XX। उसका उल्टा होगा, देखो सेम इसमें पुरुष में हो रहा है ZZ, और स्त्री में क्या हो रहा है, तो ZW होता है। तो इसका मतलब है कि इन सभी में जो लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, मादा के द्वारा होता है। ये जितने भी चाहे कीट लिखे, चाहे मछलियाँ लिखे, चाहे जितने भी तितली वगैरह लिख रहे हैं, उसमें जो लिंग का निर्धारण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, तो मादा के द्वारा हो रहा है। तो करके दिखा देते इसमें लिंग निर्धारण का। आप यहाँ पर मादा लिख सकते हैं, देखो एकदम बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पूरा एकदम पॉइंट जितने पढ़ाए जाए सब आपको याद कर लेना है। इसमें मादा लिख लीजिए, इसमें नर लिख लीजिए। मादा में क्या होता है, ZW, नर में क्या होता है, ZZ। तो इसको अलग दिखा दो, Z। ये सब युग्मक बनते समय ना दोनों जो जीन होता है अलग अलग हो जाता है ना, यही पृथक्करण का क्या होता है, नियम होता है। चलिए अब जनन होगा तो इसके साथ ये मैच कर गया, तो क्या बन गया, ZZ, ठीक है।
और फिर ये जाकर जेड इसके साथ मैच कर गया तो क्या बन गया जेड जेड। और फिर डब्लू जा करके इसके साथ मैच किया तो क्या बन गया जेड डब्लू। फिर डब्लू जा करके इसके साथ मिल गया तो जेड डब्लू। तो बताओ ये कैसा होगा, नर की मादा? नर होगा। नर मधुमक्खी लिख सकते हैं, मधुमक्खी नहीं, चलिए खाली नर लिख लीजिए, तितली या जो भी लिखना होगा ये भी नरे होगा। और ये क्या होगी मादा, क्योंकि जे डब्ल्यू ये भी क्या होगी मादा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इसका माने लिंग का निर्धारण हो रहा है। कोई दिक्कत है बताओ सब लोग? कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो नहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक आपके आते हैं एक नया जो टॉपिक होता है जिसका नाम होता है वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण है, मिटा दें तो बताएगा वंशावली विश्लेषण आपको बहुत प्यारा सा टॉपिक है। हाँ, चार्ट बना करके माने मनुष्य का, हाँ एकदम सही लड़के बोलिए, चार्ट बना करके माने जो होता है ना एक तरीके से हम लोग चार्ट बनाते हैं और जो मनुष्य के आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वंशावली विश्लेषण। अच्छा सब सुनो पहले, वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण पहले जानो। वंशावली का मतलब होता है वंश के बारे में, और विश्लेषण का मतलब होता है अध्ययन करते हैं। वंशावली का मतलब क्या होता है वंश के बारे में, तो वंश का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण कैसे जा रहा है। तो क्या होता है ना, चार्ट बना करके, चार्ट पेपर बना करके, और जो वंश होते हैं या जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। याद करो, वंशावली का मतलब क्या बोले, वंश के बारे में, और विश्लेषण का मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम लोग चार्ट बना करके, जिस मान हमारे पास कोई गुण है, हमारे पास जैसे आप जाओगे ना कहीं एम्स में जाओगे कभी देखने के लिए, कभी कोई परिवार में किसी का तबीयत खराब हो, एम्स में जाइए या मेडिकल कॉलेज में जाइए तो चार्ट बनाया जाता है। चार्ट माने आपके बाबा जी होंगे, उसकी कौन सी बीमारी थी, ये थी कि नहीं थी। जैसे बच्चा का कोई मधुमेह, चाहे बच्चा का कोई रोग हो गया है तो उसमें डॉक्टर सब पूछते हैं इसकी बाबा की कौन सी, इसकी जो बाबा थे उसकी बीमारी ये थी कि नहीं थी। या उसके बाद से इसके पिताजी है जो लड़का की तबीयत खराब है उसमें बीमारी है कि नहीं है। फिर इसके बाद से इसमें, ये सब एक चार्ट बना करके अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी बेंचवा ए बाबू सही से बढ़े, बेंचवा टूट जाएगा यार। चलो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वंशावली विश्लेषण कहते हैं। सबको याद हुआ का, सिंपल सी बात है कि चार्ट बना करके अच्छा वंशों के आनुवंशिक लक्षणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इससे बहुत सारी विशेषता भी होती है, याद करो, समझ रहे हैं ना, बहुत सारी विशेषता आपका होता है, आपका समझ रहे हैं ना। इसके बारे में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा पूर्वजों के आनुवंशिक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे पूर्वज के कौन कौन से आनुवंशिक गुण थे, कौन कौन से आनुवंशिक रोग थे, उसके बारे में क्या होती है जानकारी मिलती है। इसके द्वारा पूर्वजों के आनुवंशिक रोग के बारे में भी क्या करता है पता चलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाबू आनुवंशिक रोग या विकार। आनुवंशिक रोग या विकार, रोग को ही विकार कहते हैं, विकार को ही रोग कहते हैं। चलिए जितने बातें आप पढ़ रहे हैं सब आपको याद होना चाहिए। आनुवंशिक रोग या विकार, आनुवंशिक रोग या विकार, आनुवंशिक रोग या विकार। अच्छा देखो, आनुवंशिक लक्षण को कौन लेकर जाता है, जीन या गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है। कल आप पढ़े थे कि जो जीन होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों चला जाता है, तब उसको पूर्ण सहलगनता कहते हैं। और जब टूट करके अलग अलग होकर तब जाता है तो उसको अपूर्ण सहलगनता कहा जाता है। ठीक है ना। अरे आप तो इतना टाइम इतने अच्छे आप पढ़ रहे हैं, सुबह उठिए तनी मोबाइल चालू करिए, 1-2 घंटा पढ़ लीजिए मस्ती से, और तब आप आइए पढ़ करके पूरा याद आपका रहता है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग? मोबाइल उकावना काम के जब जिसका यूज आप पढ़ाई में ना करें कम से कम 1-2 घंटा तक, समझ रहे हैं ना। चलिए आनुवंशिक रोग या विकार तो क्या होता है ना कि मनुष्य में मान जितने भी जीव होते हैं उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और उसके अंदर जीन पाए जाते हैं। जब गुणसूत्र में या जीन में परिवर्तन हो जाते हैं तो उसके अंदर जो रोग उत्पन्न होता है उसी को आनुवंशिक रोग कहते हैं। याद रखना, जीन नहीं होता है जी, आनुवंशिक जीन जो होता है आनुवंशिक लक्षण का इकाई होता है, वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। ए सुनो, खाली समझो ना, तुम काफ़ी मन कर दो, हम है ना खुद हम काफ़ी है, खाली हमको देखो तुम, बस देखते रहो रात दिन। आनुवंशिक रोग क्या होता है, विकार। तो जो का गलत कर रहे हैं तरीके जाए करे भाई, आपका देखो क्या है ना, गुणसूत्र मान लो है, DNA है, इसके अंदर जीन होता है, जीन होते हैं, तो इससे जीन में खराबी आ गई
या जीन में परिवर्तन हो गया तो मनुष्य के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग या क्या कहते हैं, विकार रोग कहते हैं। अच्छा, आनुवांशिक रोग या विकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आनुवांशिक रोग या विकार कई प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। सबको हम बता देते हैं कि आनुवांशिक रोग या विकार अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला क्या होता है, मेंडलीय विकार। कौन विकार? मेंडलीय विकार, ठीक है। और दूसरा आपका होता है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार याद करो सब बच्चा लोग कि जो आनुवांशिक रोग तो जाने के जीन में परिवर्तन होगा या गुणसूत्र में परिवर्तन होगा तो जो रोग होता है उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। अभी दो प्रकार का होता है मेंडलीय रोग। तब मेंडलीय, देखो मेंडल ने अपना पूरा प्रयोग जीन पर ही किया था। अपना पूरा प्रयोग किस पर किया था? जीन पर किया था। तो कहोगे नो कि जब व्यक्ति के अंदर, जब जीव के अंदर, सुनो ध्यान से, जब जीव के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं उस जीन में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको मेंडलीय रोग कहते हैं। अच्छा, मेंडल ने अपना पूरा प्रयोग जीन पर किया था ना, जीन। तो जब शरीर के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं उस जीन में जब परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जब परिवर्तन हो जाता है तब जो रोग उत्पन्न होता है उसको मेंडलीय रोग कहते हैं। कौन कौन इसके उदाहरण पहले समझ लो। देखा, जीन में परिवर्तन के कारण आपको हीमोफीलिया रोग होगा। कौन कौन रोग होगा? हीमोफीलिया रोग होगा। जीन में तो परिवर्तन के कारण आपका बढ़ंता होता है। कौन रोग होता है? आज जितना सिंड्रोम वाला भी आएगा ना वो सब सिंड्रोम वाला गुणसूत्रीय विकार आपका होता है। फिर आपका दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, ये सब किसके कारण होता है बाबू? जीन के परिवर्तनीय के कारण होता है। फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया, फिनाइल इसी में क्या है ध्यान रखना, फिनाइल कीटोनुरिया, कीटोनुरिया आप लिख सकते हैं, थैलेसीमिया आप लिख सकते हैं, थैलीसीमिया। ये ऐसे रोग हैं बाबू जो कि कौन से रोग होते हैं? मेंडलीय विकार होता है। देखो आप सुनो गुणसूत्री, ऐसे ही पता चल रहा है गुणसूत्री का मतलब होता है जब गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो जब किसी जीव के जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कौन सा रोग कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं या गुणसूत्रीय रोग कहते हैं। क्या कहोगे कि जब मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तब जो रोग उत्पन्न होता है उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। कौन कौन? जितना सिंड्रोम वाला है ना सब इसमें आ जाएगा। देखो कौन कौन आता है। टर्नर सिंड्रोम इसमें आएगा पहले, टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम्स होता है ना, टर्नर सिंड्रोम इसमें आ जाएगा। उसके बाद से कहा जाता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम भी आ जाएगा। पर सिंड्रोम वाले एक पास लिख लेते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम आ जाएगा। एक आपका होता है ना डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। एक आपका होता है क्लाइनफेल्टर, है ना जी, सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और जितना सिंड्रोम वाला है सब आपके कौन सा रोग होता है बाबू? गुणसूत्रीय विकार। तो सुन लो ध्यान से फटाफट सब लोग कि जब भी आपके मेंडलीय रोग कहेगा, मेंडलीय विकार कहेगा तो आप सीधे कहेंगे कि मेंडलीय विकार के बारे में जब भी कहेगा तो जब शरीर के अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं, जीन में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंडलीय विकार। गुणसूत्रीय विकार कहेंगे, इसमें जितना हीमोफीलिया है, बढ़ंता है, चाहे फिनाइल कीटोनुरिया है, थैलेसीमिया है, सब आपका मेंडलीय रोग में चला जाता है। और गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तब जो रोग उत्पन्न होता है उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जैसे जितना सिंड्रोम वाला है, टर्नर सिंड्रोम देख रहे हैं, एडवर्ड सिंड्रोम देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम देख रहे हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देख रहे हैं, तो जितने सिंड्रोम देख रहे हैं सब में जो रोग उत्पन्न होता है उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। कल इस सब रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 5 6 का 1 2 3 4 4 5 5 ये है, 6 7 8 9 आपके रोग है। 9 के बारे में कल हम लोग चर्चा करके ये पाठ कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए।